everybody, welcome you all in my YouTube channel The Lawyer's Creed। मैं हूँ स्वाति और आज हम करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है आर्टिकल 15। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 है क्या, ये किन चीज़ों के बारे में बात करता है, इसमें कितने क्लॉजेज हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिन्होंने आर्टिकल 15 को मोल्ड करने में हेल्प करी। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 15 बात करता है कि स्टेट यानी गवर्नमेंट या स्टेट, हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा है कि स्टेट क्या होता है। स्टेट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किसी के साथ भी उसके रिलीजन को लेकर, उसके रेस को लेकर, उसके कास्ट को लेकर, उसके प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है अगर इन 5 बेसिस पर अगर कोई ऐसा लेजिस्लेशन निकलता है जो इन 5 पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है या इनमें से कोई भी एक पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो वो इनवैलिड लॉ होगा। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अगर कोई भी लॉ इन 5 बेसिस पे बना है पर उसमें इन 5 को मिलाकर एक रीजनेबल पॉइंट भी है, मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए किसी एक जेंडर के आदमी को फेवर किया जा रहा है तो वो रीजनेबल पॉइंट होगा, तो वहां पर वो लॉ इनवैलिड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 के क्लॉजेस के बारे में। सबसे पहला क्लॉज है, कहता है कि स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ इन 5 बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करते हुए कोई लॉ आया तो वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड होगा। इसका एक केस है नैनसुख दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें हुआ क्या था, एक लॉ ने एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाई थी। तब उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए ऐसा कहा गया कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्क्रिमिनेशन करता है, इसीलिए ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब बात करते हैं क्लॉज 2 की। ये कहता है, क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा इन 5 बेसिस पर। क्लॉज 2 कहता है कि कोई भी सिटीजन भी किसी सिटीजन के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा जो इन 5 के ऊपर हो, मतलब किसी भी जनरल पब्लिक को टैंक यूज़ करने ना देना, रोड पे ना चलने देना या पब्लिक एंटरटेनमेंट वाले एरिया में ना आने देना, कोई शॉप एक्सेस ना करने देना, ये सारी चीज़ें अगेंस्ट आर्टिकल 15 होंगी। अब हम बात करते हैं क्लॉज 3 की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है। ये बात करता है स्टेट के पास एक ऐसी पावर है कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सके वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो वॉयलेशन हो रहा है आर्टिकल 15 का, आप किसी एक सेक्स के बेसिस पर कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये स्पेशल प्रोविजन देने के पीछे ये लॉजिक कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम से काफ़ी टाइम तक वुमेन के साथ और चिल्ड्रन के साथ काफ़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, उन्हें काफ़ी अंडर प्रेशर रखा गया है क्योंकि मैन डोमिनेटेड सोसाइटी थी, इसीलिए इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ऐसे स्पेशल प्रोविजंस ज़रूरी हैं। एक केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें अपीलेंट को एडल्ट्री के लिए एक्यूज किया गया था। एक्यूज का ये कहना था कि ये आर्टिकल 14 और 15 का वॉयलेशन है। तब कोर्ट ने ये कहा कि ये जो एडल्ट्री का क्लॉज है ये फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन है। नाउ वुमेन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की जो इसे अच्छी तरीके से एग्जेम्पलीफाई करता है। पहला है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ये एक स्पेशल प्रोविजन है जो स्टेट ने बनाया है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। सेकेंड है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। ये दोनों बेस्ट एग्जाम्पल हैं ये बताते हुए कि एक स्टेट के पास ये पावर है कि वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सके और ये आर्टिकल 15 के वॉयलेटिव नहीं होगा। क्लॉज 4 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है। ये कहता है कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बना सके। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए ये प्रोविज़न डाला गया था कि उनके लिए भी स्टेट के पास ये पावर है कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है।
यहाँ पर दो चीज़ें ये ध्यान में रखने वाली हैं कि जो भी प्रोविज़न बन रही हैं वहाँ इन दो चीज़ों को डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। पहला, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, वो सोशली भी और एजुकेशनली भी बैकवर्ड होने चाहिए। सेकंड, द लिमिट ऑफ रिजर्वेशन, अब आप अनलिमिटेड रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, ये समझेंगे हम आगे के केस लॉ से। यहाँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इस केस में क्या हुआ था कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बैकवर्ड क्लासेस के लिए 28%, मोर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 20%, SC ST को 18% और जो मेरिट पूल था उसके लिए सिर्फ 32% की ही सीट्स दी गई थी। तो यहाँ रिजर्वेशंस में सिर्फ 68% की सीट चली गई थी और केवल 32% ही जनरल क्लास के लिए और मेरिट पूल के लिए रखा गया था। कोर्ट ने इस सब क्लासिफिकेशन को, जिसमें मोर बैकवर्ड क्लासेस का एक सब क्लासिफिकेशन दे रखा है, इसे इनवैलिड किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप किसी एक क्लास के लिए रिजर्वेशन दे रहे हो तो वहाँ पर वो सोशली और एजुकेशनली दोनों तरीके से बैकवर्ड होनी चाहिए। हाँ, कास्ट एक रेलिवेंट फैक्टर हो सकता है, पर सिर्फ कास्ट के बेसिस पर ही रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। ये ही एक सोल टेस्ट रिजर्वेशन देने का नहीं होना चाहिए। बालाजी के केस से एक रिजर्वेशन की लिमिट सेट की गई जिसे 50% सुप्रीम कोर्ट ने गाइड किया। नेक्स्ट केस है इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें इस केस को मंडल कमीशन केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ओबीसी के लिए 28% रिजर्वेशन रखा गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसमें भी लिमिट सेट की गई कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन आप एक्सीड नहीं कर सकती हैं। हाँ, एक्सीड हो सकता है, पर सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस में, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दे रखी है। 15 क्लॉज 5 बात करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो यहाँ डिफरेंस क्या है 15 क्लॉज 5 में और 15 क्लॉज 4 में? 15 क्लॉज 5 मेनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की बात करता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी स्टेट एक रिजर्वेशन सेट कर सकती है। होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।